कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब काफ्का भी लड़ाई के मैदान में कूद चुका है और वह अपने काइजू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्या अब काइजू नंबर 9 हमारे काइजू नंबर 8 को मारने वाला है? यह तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब कीकोरू के हमले से डैमेज लेने के बाद काइजू नंबर 9 खुद को रीजनरेट कर लेता है। कीकोरू काफ्का से कहती है, क्या तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? यह कहता है, नहीं, मैंने ट्रांसफॉर्म होने की बहुत कोशिश करी है पर मैं हर बार फेल हो रहा हूँ। कीकोरू सोचती है कि कहीं इसके पीछे काइजू नंबर 9 का हाथ तो नहीं है, और तभी काइजू नंबर 9 उस पर हमला कर देता है और वह दोनों उसके हमले से बच जाते हैं। कीकोरू कहती है कि मैं काइजू नंबर 9 पर हमला करके उसके मूवमेंट्स को रोकती हूँ और उसके बाद तुम ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करना, क्योंकि अगर काइजू नंबर 9 किसी तरह से तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरफेयर कर रहा है तो जिस टाइम पर वो रिकवर कर रहा होगा तुम उस टाइम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। और मैं इस चीज को कन्फेस तो नहीं करना चाहती, बट इसे हराने के लिए हमें तुम्हारी पावर की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। तब वह दोनों मिलकर काइजू नंबर 9 पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से काइजू नंबर 9 भी दो हिस्सों में बंटकर उन दोनों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि काफ्का जख्मी हो जाता है। पर कीकोरू अभी भी काइजू नंबर 9 के हमले को रोक पा रही है। तभी काइजू नंबर 9 इस साइड से आकर कीकोरू पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसे लगता है कि कीकोरू शायद हार चुकी है। और तभी कीकोरू आकर उसके अंदर से निकल रहे हथियारों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वह कहती है कि मैं किसी और पर्सन को नहीं खो सकती, तो इसीलिए इस बार मैं अपने आसपास वालों को जरूर बचा कर रहूंगी। तब हम कीकोरू का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर टीवी में कीकोरू की मॉम की विक्ट्री दिखाई जा रही होती है कि कैसे उन्होंने अपने वेपन से काइजू को हराया है। तब सारे बच्चे कीकोरू की मॉम की तारीफ करने लग जाते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट कहने लगते हैं, जिस वजह से कीकोरू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब लड़ाई के बाद कीकोरू की मॉम वापस आ जाती है, जिन्हें देखकर कीकोरू बहुत ज्यादा खुश होती है और वह बताती है कि कैसे सभी बच्चों ने उसकी मॉम की तारीफ की। तभी कीकोरू नोटिस करती है कि उसकी मॉम को चोट लगी है। वह उसकी मॉम से पूछती है कि यह कैसे हुआ। वह बताती है कि आज का काइजू थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। तभी कीकोरू कहती है, मॉम मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करके आपको भी प्रोटेक्ट करूंगी। तभी कीकोरू की मॉम कहती है कि ठीक है, तो फिर अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हें बचाऊंगी। तब वो लोग खुशी खुशी एक साथ वक्त बिताने लग जाते हैं। पर काइजू नंबर 6 के हमले की वजह से कीकोरू की मॉम लोगों को बचाते हुए अपनी जान गंवा देती है, जिस वजह से सभी लोग उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। पर कीकोरू को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने जो प्रॉमिस अपनी मॉम से किया था उन्हें प्रोटेक्ट करने का, वह इसे नहीं निभा पाए, जिस वजह से वह रोने लगती है। पर तभी वह अपने फादर को देखती है, जिनकी आंखों में बिल्कुल भी दुख दिखाई नहीं देता और काइजू के लिए सिर्फ नफरत होती है। यह सब देखकर कीकोरू डिसाइड करती है कि भले ही वह अपनी माँ को नहीं बचा पाई, पर अब वह ताकतवर होकर लड़ाई के मैदान में सबको बचाएगी और अपने दोस्तों को भी कभी मरने नहीं देगी। अब वापस स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कीकोरू फिर से काइजू नंबर 9 के करीब पहुंच जाती है। पर जैसे ही उस पर वह हमला करने लगती है, तब काइजू नंबर 9 फिर से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे कीकोरू का बैलेंस बिगड़ जाता है। और तभी काफ्का आकर काइजू नंबर 9 की टांग पर एक लात मारता है ताकि उसका ध्यान भटक सके, पर इस चक्कर में उसकी टांग ही टूट जाती है। और इसी सब के बीच कीकोरू को मौका मिल जाता है काइजू नंबर 9 पर हमला करने का, जिस वजह से वह अपने एक्स की मदद से काइजू नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े कर देती है और काफ्का को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है। तब काफ्का फिर से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, जिससे कि उसके जख्म भर जाते हैं और तभी उसे अचानक से अपने अंदर का काइजू महसूस होता है। लेकिन वह देखता है कि कीकोरू और उसके बाकी साथियों को उसने मार दिया है और इसी डर की वजह से काफ्का का ट्रांसफॉर्मेशन बार बार फेल हो रहा है। अब यहाँ हेडक्वार्टर्स में किसी को भी यह आउटकम पसंद नहीं आता, जिस वजह से इतामी प्लान बी को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। लेकिन तभी गैन कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ एक रूकी पर नहीं छोड़ सकता। तब गैन अपने सूट की 98% पावर को एक्टिवेट कर देता है और फुल स्पीड से काइजू नंबर 9 पर हमला करने लग जाता है। काइजू नंबर 9 नोटिस करता है कि इसका ब्लेड तो मुझे काटने के साथ जला भी रहा है, लगता है मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा और गोलियों से इसे उड़ाना होगा। पर तभी गैन काइजू नंबर 9 पर गोलियों से हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि काइजू नंबर 9 को पता लग जाता है कि गैन के पास एक यूनिक इक्विपमेंट है। तब वो दोनों एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और काइजू नंबर 9 को समझ आ जाता है कि वो गेंद से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, जिस वजह से वह गेंद के हमले से बचते हुए उसके करीब जाने लग जाता है और गेंद की लड़ाई की टेक्निक को सीखकर उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि गेंद बच जाता है। पर काइजू नंबर 9 को एहसास हो गया था कि गेंद बच जाएगा, जिस वजह से वह गेंद पर दोबारा हमला कर देता है। तभी यहाँ हेडक्वार्टर्स में ईसाओ कहता है कि जैसा 3rd डिवीजन ने अपनी रिपोर्ट में इस काइजू के बारे में बताया था, वह बहुत ज्यादा अलग है और ऊपर से यह
लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए सब कुछ सीख भी रहा है और हालात के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। यह काइजू एक वायरस की तरह है। तब हम देखते हैं कि गैन उसके हमले से बच गया होता है, जिसे देखकर काइजू नंबर 9 को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और हम देखते हैं कि गैन अपना एक और यूनिक हथियार एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसकी आंखें भी काइजू की तरह दिखने लग जाती हैं और वो काइजू नंबर 9 के बीच में छेद कर देता है। अब यह बोलता है कि मुझे तो लगा था कि मैंने इसके सारे अटैक्स को रीड करना सीख लिया है, पर यह सब क्या हो रहा है? मैं इसके हमलों से क्यों नहीं बच पा रहा हूँ और क्या इसके अटैक तेज ही होते जा रहे हैं? और रुको जरा, क्या मेरे मूव को यह प्रिडिक्ट कर पा रहा है? तब हमें पता चलता है कि गैन के पास जो दूसरा यूनिक आइटम है वह उसके रेटिना है, जो कि काइजू नंबर 1 के रेटिना से बना है। और काइजू नंबर 1 के पास फ्यूचर साइट थी, जिसकी मदद से वह ब्रेन से निकली हुए सिग्नल्स को डिटेक्ट करके अगले मूव का पता लगा लेता है और अब गैन भी यही कर रहा होता है। तब गैन अपनी आंखों की मदद से काइजू नंबर 9 के कोर को ढूंढ लेता है और एक ही हमले में उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अभी यहाँ पर किकोरू के हमले से काइजू नंबर 9 खुद को फिर से ठीक कर लेता है। फिर किकोरू और काफका पर हमला कर देता है, जिससे कि काफका बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। काफका कहता है कि मेरे अंदर काफी ज्यादा डर आ चुका है कि कहीं काइजू मुझ पर वापस से कब्जा न कर ले, मैं अपने दोस्तों को मार न दूं। और तभी किकोरू कहती है, तो यह बात है, पर क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैप्टन मीना, वाइस कैप्टन होशिनो और हमारी टीम के सारे मेंबर्स को अंडर एस्टिमेट करने की? और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और हम लोग डिफेंस फोर्स से हैं, तो इसीलिए हमें अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। तब किकोरू काइजू नंबर 9 से लड़ रही होती है और काफका को एहसास हो जाता है कि वह कितना गलत है और चाहे वो काइजू में कन्वर्ट भी क्यों ना हो जाए, वह फिर भी किकोरू को नहीं मार पाएगा क्योंकि वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तब काफका अपने दोस्तों पर विश्वास करके काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और इस बार उसकी ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाती है। तब यहाँ सभी लोग बाकी काइजूस के साथ निपट रहे होते हैं और उन्हें यह बात बता दी जाती है कि काइजू नंबर 8 अब लड़ने के लिए तैयार है, जिस वजह से डायरेक्टर इसाओ सभी को ऑपरेशन का सेकंड फेज स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। अब काइजू नंबर 9 को काइजू नंबर 8 के होने का एहसास हो जाता है, जिस वजह से वह अपनी पावर के जरिए अपने साथियों को जिंदा कर देता है और खुद की बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है और यह कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसके पास अभी भी इतनी ताकत है। किकोरू, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। वैसे तो मुझे अभी भी अपने आप पर विश्वास नहीं है, पर हाँ, मुझे तुम लोगों पर पूरा विश्वास है और मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम इन पीछे वाले एंड्स को संभाल सकती हो? यह कहती है कि ठीक है, मैं इन्हें संभाल लूंगी, पर हाँ, तुम्हें काइजू नंबर 9 के साथ इस लड़ाई को जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी काफका काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लग जाता है। काइजू नंबर 9 कहता है, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ काइजू नंबर 8, क्योंकि उस दिन तुमसे लड़ाई करने के बाद मुझे समझ आया कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तब काइजू नंबर 9 काफका को पकड़ लेता है और उस पर हमला करने लग जाता है, पर काफका बहुत ही तेजी से उस एंट का कोर बाहर निकाल लेता है और कहता है कि रुको जरा, यह तो एंट का कोर है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वह इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वह इससे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा कोर भी इस एंट के अंदर ही है। तब काइजू नंबर 9 काफका पर हमला कर देता है। काफका सोचता है कि डायरेक्टर इसाओ के साथ लड़ाई के बाद मुझे भी एहसास हो गया है कि मैंने अब तक काइजू नंबर 8 की पूरी पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया, पर अब मैं इस बॉडी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। और काफका काइजू नंबर 9 के हमले से बचते हुए बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर आसमान में उड़ जाता है और काइजू नंबर 9 से दूर लैंड करता है, पर काइजू नंबर 9 उसे फिर से पकड़ लेता है। तब काफका काइजू नंबर 9 के कैद से आजाद होकर फिर से उड़ने लग जाता है और फुल स्पीड में काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से काइजू नंबर 9 को एहसास हो जाता है कि काफका अब पहले जैसा नहीं रहा और वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और हम देखते हैं कि काफका के हमले से काइजू नंबर 9 के चीथड़े हो जाते हैं और यह चीज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एंड इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज, आप लोग को क्या लगता है, क्या काइजू नंबर 9 मर चुका है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।